वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2014 का स्टाफ नर्स का पेपर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करना। तो यहाँ पर टोटल 100 MCQs हैं, जिनमें से हम 50-50 करके 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे इनको। तो जो भी क्वेश्चन है आपका अपकमिंग HPSSC, UPCHO, MP स्टाफ नर्स और CRPF, इवन जो अदर नर्सिंग एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में ये क्वेश्चन है जो हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑर्डर ऑफ हैंड वॉशिंग इज। हैंड वॉशिंग का क्या ऑर्डर है? ऑप्शन में है पाम, बैक ऑफ हैंड एंड रिस्ट, पाम, रिस्ट एंड बैक ऑफ हैंड, बैक ऑफ हैंड, रिस्ट एंड पाम, रिस्ट, पाम एंड बैक ऑफ हैंड। जो सही ऑर्डर आपको बताना है हैंड वॉशिंग टेक्निक का, वो क्या रहेगा? तो होगा फर्स्ट पाम, बैक ऑफ हैंड एंड देन रिस्ट। नेक्स्ट इज a specific mask used for preventing H1N1 is। तो H1N1 जो इन्फ्लुएंजा को कॉज करने वाला वायरस है, तो H1N1 को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा स्पेसिफिक मास्क है जो यूज़ किया जाता है? ऑप्शन में वेंच्यूर मास्क, फेस मास्क, रीब्रीदर मास्क या फिर हेपा मास्क। तो जो स्पेसिफिक मास्क बनाया गया है H1N1 के लिए, वो मास्क कौन सा है? तो उस मास्क का नाम है हेपा मास्क। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी, हेपा मास्क। नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइजर स्विच इज इन ऑफ पोजीशन इज। तो सिंक्रोनाइजर स्विच है, ये ऑफ पोजीशन में किस मशीन में रहेगा? ऑप्शन में इंट्यूबेशन, डिफिब्रिलेशन, कार्डियोवर्जन या फिर पेसिंग। तो सिंक्रोनाइजर का जो स्विच है ये ऑफ पोजीशन में रहेगा, किसमें? डिफिब्रिलेशन में। नेक्स्ट इज विच लैब टेस्ट इज टू बी मॉनिटर्ड while the client is on treatment with aminoglycoside। तो अमीनोग्लाइकोसाइड यदि किसी क्लाइंट को दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अमीनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन है जो दी जा रही है, तो कौन सा लैब टेस्ट है जो करवाया जाए? किस लैब टेस्ट की वैल्यू बहुत ज़रूरी है इस मेडिसिन के साथ में? ऑप्शन में प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, सीरम बिलिरुबिन या फिर सीरम क्रिएटिनिन। तो लैब टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी अमीनोग्लाइकोसाइड से यदि दिया जा रहा है, तो वो है सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, सीरम क्रिएटिनिन। नेक्स्ट इज द ऑन्कोजेंस विच आर प्रेजेंट इन कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। तो ऑन्कोजन है जो अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए जो ऑन्कोजन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर कॉज करने के लिए। तो ऐसा कौन सा ऑन्कोजन प्रेजेंट रहेगा ब्रेस्ट कैंसर के लिए? ऑप्शन में PSA, BRCA, अल्फा FP एंड CEA। तो जो ऑन्कोजन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो है BRCA फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? बी, BRCA। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस आर यूज्ड इन केयरिंग अ पेशेंट विथ। तो हमें किस पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन बरत के चलना है जो भी पेशेंट है, किस कैटेगरी का पेशेंट है जिसमें हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यूज़ करने होंगे, मतलब कि हम उसके टच में ना आए। ऑप्शन में डेंगू, निमोनिया, MRSA एंड टिटनस। तो जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसी बीमारी है, ऐसी डिसीज़ है जो बहुत ही फास्ट तरीके से कांटेक्ट के थ्रू फैल सकती है, वो है MRSA। जो कोविड-19 है, इसी तरीके से MRSA भी है जो सबसे ज़्यादा कंटेजियस हो सकता है। तो हमें इसके लिए क्या करके रखना है? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस यूज़ करने होंगे या फिर इस कैटेगरी के पेशेंट को हमें टच करने से बचना होगा। नेक्स्ट इज कॉमनेस्ट साइट ऑफ ब्रेन एब्सेस। ब्रेन एब्सेस है जो ब्रेन में पस का फॉर्मेशन है, ब्रेन के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा हो सकता है? ऑप्शन है टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल। तो ये लोब है ब्रेन के सभी। तो किस साइट पर सबसे ज़्यादा ब्रेन और कॉमनली साइट है जो ब्रेन एब्सेस के लिए, तो वह टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल पार्ट है जो ब्रेन का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पस फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज द ड्रग दैट शुड ओनली बी एडमिनिस्टर्ड इन डाइल्यूटेड फॉर्म इज। इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो ओनली डाइल्यूट फॉर्म में ही हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकानेट, पोटेशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड।
तो यहाँ पर जो ऐसी मेडिसिन है जिसको हम ओनली डाइल्यूट फॉर्म में एडमिनिस्टर कर सकते हैं वो है पोटेशियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट अ नर्स फॉरगेट टू गिवन एन इंजेक्शन एट 2 AM ड्यू टू स्लीप, व्हाट इज द कॉल्ड, सॉरी व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो यदि कोई नर्स यदि अपनी नाइट शिफ्ट में किसी पेशेंट को 2 AM पर जो इंजेक्शन देना है वो नहीं दे पाई है, तो एज अ नर्स आपके लिए ये किस प्रैक्टिस में आएगा? नेग्लिजेंस रूल्स, आपने माल प्रैक्टिस में है, बैटरी में, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये आपकी गलती है कि आप क्या कर रहे हैं, मेडिसिन जो सही टाइम पर नहीं दे पाए हैं, तो आप इस किस में आएंगे? माल प्रैक्टिस में। आपने अपनी प्रैक्टिस में भूल की है, आप दवाई देना भूले हैं किसी मरीज को, तो क्या कहलाएगा? माल प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज द पोजीशन गिवन टू अ पेशेंट विथ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज, किसी पेशेंट का ICP इंक्रीज्ड है तो आप उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे? ऑप्शन है सुपाइन पोजीशन, हेड एंड एलिवेटेड टू 45 डिग्री, हेड एंड एलिवेटेड टू 30 डिग्री, या फिर प्रॉपर पोजीशन। तो यदि किसी पेशेंट का क्या है ICP बढ़ा हुआ है तो हमें उसको कौन सी पोजीशन देनी होगी? इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर है तो उसके लिए जो हम पोजीशन यूज करेंगे वो होगी हेड एंड एलिवेटेड टू 30 डिग्री। हेड को हमें एलिवेट है जो ऊंचा थोड़ा करके रखना है, कितने पर? 30 डिग्री एंगल पर। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अ परमानेंट आर्टिफिशियल ओपनिंग इज नोन एज। तो परमानेंट आर्टिफिशियल, यदि किसी बॉडी के पार्ट में परमानेंट आर्टिफिशियल ओपनिंग की जा रही है किसी भी सर्जरी के थ्रू, ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में एक्टोमी, ओटोमी, ओस्टोमी, या फिर प्लास्टी। तो प्लास्टी का मतलब होता है कुछ भी रिपेयर करना, एंड एक्टोमी का मतलब होता है कि उस बॉडी पार्ट को वहाँ से रिमूव करना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि परमानेंट क्या किया जा रहा है, ओपनिंग की जा रही है, तो वो क्या होगा? ओस्टोमी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? C। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मल एजेंट ऑफ बर्न। तो इनमें से कौन सा है जो थर्मल एजेंट नहीं है जलने के लिए, बर्न के लिए? ऑप्शन में फायर फ्लेम, स्टीम, एसिड, या फिर न्यूक्लियर रेडिएशन। तो यहाँ पर जो थर्मल एजेंट नहीं है बर्न के लिए वो क्या होगा? एसिड। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? C। नेक्स्ट इज while performing peritoneal dialysis which is the best indicator that is performed as decide। तो पेरिटोनियल डायलिसिस यदि किसी क्लाइंट का किया जा रहा है तो बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस सही तरीके से हो रहा है या नहीं? ऑप्शन में टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी, टू चेक द वेट, टू चेक द क्रिएटिनिन वैल्यू, एंड चेक यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यदि किसी क्लाइंट का पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म किया जा रहा है तो आपको क्या करना है? उसका जो यूरिन इनटेक एंड आउटपुट दोनों है उनको चेक करना होगा, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? चेक द वेट। पेशेंट का वेट आपको चेक करना होगा। जब किसी पेशेंट का पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा हो तो आपको कंफर्म करना है कि सही से हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज a baby admitted in hospital who was born with a birth weight of 3.7 kg for GDM gestational diabetes mother, what is the immediate complication in newborn। तो यदि कोई बेबी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका बर्थ वेट कितना है? 3.7 kg एट द बर्थ, डिलीवरी के टाइम उसका वेट कितना है? 3.7 kg। मदर क्या थी उसकी? जेस्टेशनल डायबिटिक थी, मतलब कि प्रेगनेंसी में उसको डायबिटिक की कंडीशन हुई है। तो बेबी में क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो सकते हैं? ऑप्शन में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोवॉलेमिया, या फिर हाइपोकैल्सीमिया। तो बेबीज में यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सी कंडीशन क्रिएट हो सकती है यदि मदर डायबिटिक हो, तो वो होगा हाइपोग्लाइसीमिया। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? A। नेक्स्ट इज विच इज द प्रेफर्ड मेथड ऑफ ओपनिंग द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट एंड हु मे हैव सफर्ड अ नेक इंजरी। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में एग्जाम में आया था CHOMP में कि आप कौन सी मेथड यूज करेंगे एयरवे ओपन करने के लिए? कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है और नेक इंजरी हुई है, साथ में यहाँ पर ये भी बताया गया कि नेक में इंजरी हुई है। ऑप्शन में जा थ्रस्ट, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ नेक। तो यदि यहाँ पर कहा जाता कि नेक इंजरी नहीं हुई है तब आप हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट कर सकते,
बट यहाँ पर साफ कहा गया है कि नेक इंजरी है, मतलब कि उसको गर्दन में भी नेक में भी कुछ इंजरी है, तो जिसके कारण जो उसकी स्पाइनल नर्व्स है वो भी उसमें भी चेंजेस आए होंगे। तो इसके लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी, तो वो होगी जाथस्ट पोजीशन। ओपन एयरवे करने के लिए क्या पोजीशन बेस्ट होगी, जाथस्ट, यदि नेक इंजरी है तो। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड द क्लाइंट विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस वी वांट टू अवॉइड। यदि कोई पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन है तो हम उसको क्या चीज़ें अवॉइड करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन में हॉट वाटर, वेट वेदर, ड्राई एनवायरनमेंट एंड कोल्ड टेम्परेचर। तो यदि किसी क्लाइंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन है तो हम उसको वार्न करेंगे कि आप वेट वेदर में बाहर ना जाएं, अवॉइड करें। नेक्स्ट इज क्लोरप्रोमाजिन इज यूजुअली नॉट एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली एज इट कैन कॉज सीरियस। तो जो क्लोरप्रोमाजिन मेडिसिन है इनको हम आईवी रूट के थ्रू एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। तो इनको ऐसा जो आईवी रूट के थ्रू एडमिनिस्टर क्यों नहीं किया जाता कि ये क्या सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती हैं। ऑप्शन में सेरिब्रल एडिमा, डिस्टोनिया, ट्रिमर्स एंड हाइपोटेंशन। तो जो भी क्लोरप्रोमाजिन मेडिसिन है इनको हम आईवी रूट के थ्रू इसलिए एडमिनिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा लो कर सकती हैं, हाइपोटेंशन होने का कारण क्रिएट कर सकती हैं, तो इसीलिए इनको आईवी रूट के थ्रू एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट हैज़ एन एलिवेटेड AST 24 hour following chest pain and shortness of breath. What is the suggestive of which of the following? यदि किसी क्लाइंट का 24 आवर से AST बढ़ा हुआ है, चेस्ट पेन भी है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन में गॉल ब्लैडर डिसीज, लिवर डिसीज, मायोकार्डियल इन्फाक्शन या फिर स्केलेटल मसल इंजरी। तो चेस्ट पेन हो रहा है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी है और AST लेवल भी बढ़ा हुआ है, तो ये किसमें होता है, होगा मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी। नेक्स्ट इज एरेडिकेशन मीन्स। एरेडिकेशन का मतलब क्या है। ऑप्शन में कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, डिटेक्शन, डिसइंफेक्शन या फिर एलिमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो एरेडिकेशन का मतलब होगा वो होगा एलिमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गए, एलिमिनेट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम द नर्स अलाउज एन IV बैग ऑफ सोल्यूशन टू इन्फ्यूज इन अ पेशेंट। तो एक नर्स है जो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना लेगी कोई भी IV बैग का जो सोल्यूशन है इन्फ्यूज करने के लिए किसी पेशेंट में, मैक्सिमम ड्यूरेशन पूछा है। ऑप्शन में है 6 आवर, 12 आवर, 18 आवर या फिर 24 आवर। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन है तो कितना होगा, 24 आवर, 24 घंटे। नेक्स्ट इज व्हाट स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोफेशन डज द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज प्रोवाइड। तो जितनी भी थ्योरीज है उनमें से ऐसा कौन सा स्पेसिफिक एस्पेक्ट है, पार्ट है जो थ्योरीज में यूज़ किया जाता है, फिर थ्योरीज उसको प्रोवाइड करवाती हैं। ऑप्शन में एड्रेस, बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑटोनॉमी या फिर अकाउंटेबिलिटी। तो मोस्टली थ्योरीज में है जो क्या हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड होती हैं बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज लिंक्ड टू द इटियोलॉजी विद द फ्रेसेस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस हम जब बनाते हैं किसी पेशेंट की बेस्ड ऑन इटियोलॉजी को लेके, कॉजेटिव एजेंट को लेके, तो हम उसके लिए क्या फ्रेसेस है जो यूज़ करेंगे। ऑप्शन में है एज मैनिफेस्टेड बाय, रिलेटेड टू, एविडेंस्ड बाय या फिर ड्यू टू। जब भी हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं स्पेसिफिक इटियोलॉजी को लेके तो क्या यूज़ करेंगे, क्या फ्रेसेस यूज़ करेंगे, वो होगा रिलेटेड टू, कि कोई भी प्रॉब्लम हुई है किसके कारण हुई है, रिलेट करती हुई किससे हुई है। तो यहाँ पर जो हम नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए बेस्ड ऑन इटियोलॉजी करेंगे तो क्या होगा, रिलेटेड टू। नेक्स्ट इज नॉर्मल साइज ऑफ प्लेटलेट आर। तो प्लेटलेट की जो नॉर्मल साइज है वो कितनी होती है, होती 2.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम दैट डिलीवर्स द फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज। तो जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के यहाँ पर सभी पार्ट दिए हुए हैं, मशीन्स दी हुई हैं, बट यहाँ पर ऐसी कौन सा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है जो फिक्स कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। ऑप्शन है पार्शियल रीब्रीदर मास्क, वेंच्योर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क या फिर नेजल कैन्यूला। तो जो एक
इसका जो भी ऐसी मशीन है जो एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगी वो क्या होगा, वो होगा वेंच्योर मास्क। इसमें ये नहीं है कि इतने परसेंट जाएगी ऑक्सीजन की इतने जाएगी, ओनली इसमें फिक्स कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट इज यू आर टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ अ 14-year-old गर्ल हु हैज़ अ BMI ऑफ 18। द गर्ल रिपोर्ट्स टू ईट induced vomiting and severe constipation. विच ऑफ द फॉलोइंग यू माइट बी सस्पेक्ट। तो यदि कोई 14 साल की लड़की है, उसका जो बॉडी मास इंडेक्स 18 है, मतलब कि लोअर वेट है, सॉरी ओवर अंडर वेट है, अंडर BMI है इसकी, तो गर्ल रिपोर्ट्स जो उस गर्ल की हिस्ट्री में आपने देखा कि वो क्या कह रही है, इनेबिलिटी टू ईट, खाने में उसको प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग, इंड्यूस वॉमिटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है। तो किस डिसीज के सिम्टम हो सकते हैं? तो ये ईटिंग बिहेवियर, ईटिंग डिसऑर्डर है। ऑप्शन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया या फिर सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मेजर्ड बाय। तो ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है किसके थ्रू मेजर किया जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा। नेक्स्ट इज RHO gem is most often used to treat mothers that have a which kind of infant। तो जो RHO जैम है किस कैटेगरी की मदर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि उनका इन्फेंट किस कैटेगरी का है। तो यहाँ पर इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा सी। यदि मदर RH नेगेटिव है तो उसको ट्रीट करने के लिए RHO जैम यूज़ किया जाएगा। बेबी क्या होगा, इन्फेंट क्या होगा, RH पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज विच ब्लड सेल है मिनिमम लाइफ स्पेन। तो यहाँ पर कौन सी ब्लड सेल है जिनका सबसे कम लाइफ स्पेन है, जीवन काल सबसे कम है, तो वो है लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज अबाउट। तो ऑक्सीजन का जो एक्सपायर्ड एयर में कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो होती है 21%। सॉरी, जो एक्सपायर्ड एयर पूछा है, यदि टोटल पूछते देन अलग होता, बट यहाँ पर एक्सपायर्ड एयर का कंसंट्रेशन पूछा है तो वो 16%। नेक्स्ट इज द प्लेसेंटा शुड बी डिलीवर्ड इन विद इन हाउ मेनी मिनट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द। तो प्लेसेंटा है जो डिलीवरी के कितने टाइम के बाद डिलीवर हो जाता है, बेबी डिलीवर होने के कितने ड्यूरेशन के अंदर में प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, तो ये होता है विद इन 30 मिनट में। आंसर क्या आएगा, बी, 30 मिनट। Next is during mouth to mouth resuscitation, what is the oxygen concentration of the resuscitating gas mixture। तो कितने परसेंट ऑक्सीजन है जो माउथ टू माउथ रिससिटेशन के थ्रू किसी पेशेंट को प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ऑप्शन है 16%, 21%, 28%, 35%। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 16%। माउथ टू माउथ के थ्रू पूछा है तो कितना होगा, 16%। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर इन द हॉस्पिटल। तो जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं वो किस कलर के होते हैं, तो होते हैं ब्लैक एंड वाइट टॉप। सिलेंडर ब्लैक कलर का बट वाइट टॉप रहेगा। नेक्स्ट इज द एपिथीलियम प्रेजेंट इन द यूरेटर इज। तो यूरेटर में कौन सा एपिथीलियम टिश्यूज हैं जो प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन में कॉलुमनार, स्क्वैमस, ट्रांजिशनल या फिर सीलिएटेड। तो जो एपिथीलियम प्रेजेंट रहेंगे यूरेटर में वो क्या होंगे, ट्रांजिशनल एपिथीलियम। नेक्स्ट इज a 65-year-old man has admitted to the hospital for spinal stenosis surgery. What is the discharge training and planning begun for this patient। तो यदि कोई पेशेंट 65 साल का ओल्ड पेशेंट हॉस्पिटल में स्पाइनल स्टेनस सर्जरी के लिए एडमिट हुआ है तो आप उसकी डिस्चार्ज ट्रेनिंग के टाइम पर क्या चीज़ें प्लान करेंगे। फॉलोइंग द सर्जरी, अपॉन एडमिट, विद इन 48 आवर ऑफ डिस्चार्ज एंड प्री ऑपरेटिव डिस्कशन। तो यहाँ पर अपॉन एडमिट, एडमिट होने के टाइम पर ही डिस्चार्ज पेपर हैं जो डिस्चार्ज के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी।
नेक्स्ट, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर आर लाइकली टू हैव फॉलोइंग कार्डियक एनोमलीज। यदि कोई बच्चा है जो इन्फेंट है, यदि उसकी माँ डायबिटिक रही है, डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन रही है, तो कौन सी कार्डियक एनोमलीज उस इन्फेंट को हो सकती है? ऑप्शन में है टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, एप्स्टीन एनोमलीज, कोएरेक्शन ऑफ अओर्टा एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो मदर यदि डायबिटिक रही है तो उस बच्चे को, इन्फेंट को, जो कार्डियक एनोमलीज हो सकती है वो भी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। नेक्स्ट इज द इन्फेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूजिंग मदर एज एट रिस्क फॉर फॉलोइंग अ सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यदि कोई इन्फेंट है, उसकी मदर क्या रही, सब्सटेंस अब्यूजिंग, या तो अल्कोहल लेती रही हो या फिर कोई भी ड्रग्स लेती रही हो, तो उस बच्चे में किस तरीके के सेंस हैं जो डेवलप हो सकते हैं? मिसट्रस्ट, सेम, गिल्ट या फिर इन्फीरियोरिटी। तो इस कैटेगरी के बच्चे में जो इन्फीरियोरिटी की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड अ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विद इन द लास्ट 4 आवर, विच ऑफ द मेडिकेशन वुड मोस्ट लाइक बी एडमिनिस्टर्ड। एमआई के पेशेंट में कौन सी मेडिसिन है जो दी जाएगी? तो हो गई स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या दिया जाएगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट इज एंटी रेट्रोवायरल ड्रग हेल्प टू। तो जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग हैं, इनका क्या काम होता है? जो कि एचआईवी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो इनका काम होगा डिक्रीज वायरल आरएनए लेवल। नेक्स्ट इज नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट that has recently been diagnosed with a congenital heart disease, which of the following clinical sign would most likely be present? तो कोई बच्चे को यदि कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है, इन्फेंट को, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो क्या आप देखेंगे? ऑप्शन में स्लो पल्स रेट, वेट गेन, डिक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर एंड इरेगुलर डब्ल्यूबीसी लैब वैल्यू। तो यदि उस बच्चे को कार्डियक एनोमलीज है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज सॉरी, तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमनली सिम्टम आप देखेंगे, क्लिनिकल साइन देखेंगे, वो क्या होंगे? तो वो साइंस होंगे कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है क्या है? घटा हुआ है, डिक्रीज्ड है। नेक्स्ट इज व्हेन प्रोवाइडिंग थेराप्यूटिक प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग टॉयज वुड बेस्ट प्रमोट इमेजिनेटिव प्ले इन 4 ईयर ओल्ड। तो जब आप थेराप्यूटिक प्ले किसी बच्चे को प्रोवाइड करवा रहे हैं, कौन से टॉयज हैं जो बच्चे के इमेजिनेशन को बेस्ट तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, और जब बच्चे की एज कितनी हो? 4 साल। ऑप्शन में लार्ज ब्लॉक, ड्रेस अप क्लॉथ्स, वुडन पजल या फिर बिग व्हील्स। इमेजिनेशन को आपके लिए प्रमोट करना है तो किस कैटेगरी के टॉयज यूज करेंगे आप? ड्रेस अप क्लॉथ। नेक्स्ट इज अ 4-month-old is brought to the well baby clinic for immunization. In addition to the polio vaccine, the baby should receive. तो पोलियो वैक्सीन के साथ किसी 4 महीने के बच्चे को और कौन सी वैक्सीन है जो दी जा सकती है? तो होगी HIV वैक्सीन। पोलियो के साथ क्या दे सकते हैं? HIV वैक्सीन। नेक्स्ट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर अ चाइल्ड बीइंग एडमिटेड फ्रॉम सर्जरी फॉलोइंग अ टॉन्सिलेक्टोमी इज। तो प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट आपका क्या होगा यदि किसी बच्चे का क्या एडमिट किसके लिए हुआ? टॉन्सिलेक्टोमी के लिए। तो ऑप्शन होगा आपका, सॉरी, ऑप्शन में बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, रिस्क फॉर एस्पिरेशन एंड पेन। तो जो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा आपके लिए इस कैटेगरी के बच्चे के लिए, वो क्या होगा? इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज वेविंग ऑफ द नेक द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो नेक वेविंग है जो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? तो यह टर्नर सिंड्रोम का। नेक्स्ट इज वाइल स्क्रीनिंग फॉर HIV ब्लड इज टेस्टेड फॉर। तो HIV ब्लड के में है जो क्या सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे, किसकी स्क्रीनिंग की जाएगी? P24 एंटीजन, HIV DNA प्लाज्मा, HIV एंटीबॉडीज या फिर प्रेजेंस ऑफ HIV RNA। तो जो HIV ब्लड टेस्ट के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी वो होगी HIV एंटीबॉडीज के लिए। नेक्स्ट इज मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट टू डायग्नोस्ड कैंसर ऑफ ब्रेस्ट इज। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है जो कौन सा होगा जो कैंसर ऑफ ब्रेस्ट के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए सही बताएगा कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं? तो वो होगा मैमोग्राफी। तो ये थे गाइस टोटल 45 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।